बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा और इसके अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं आपको इन वन शॉट क्या करवाऊंगा, क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो हमारा नंबर वन टॉपिक जो है वो किसके ऊपर है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखें। रिवर्सिबल रिएक्शन को जो शो किया जाता है ना, वो ऐसे शो किया जाता है हमारे पास। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को किससे शो किया जाता है? एरो से। इसको ना मैं आपको समझाता हूं कि क्या कह रहा है। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो क्या हो सकता है? फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों हो सकता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ क्या हो सकता है? फॉरवर्ड हो सकता है। ये कभी भी बैकवर्ड नहीं हो सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? रिएक्टेंट में। ठीक है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो एक मर्तबा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं भाई। वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस के अंदर। ठीक है। और आइस वाटर के अंदर भी तो कन्वर्ट हो सकती है ना। तो ये हमारे पास मिसाल है किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन की मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे पास ये जो लकड़ी होती है, वुड होती है, ये जब किसके अंदर? कोल के अंदर एक मर्तबा कन्वर्ट हो जाती है तो क्या कभी कोल जो है, कोयला जो है, वो वुड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है हमारे पास। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नेवर गोज टू कंप्लीशंस। ठीक है। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेवर गो टू कंप्लीट। ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। इसकी क्या करनी है? एग्जांपल मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। भाई हमारे पास H2 प्लस I2 ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2HI के अंदर। ये आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। NaOH कास्टिक सोडा जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है तो उसके तहत NaCl प्लस H2O बनते हैं। अब ये कैसे बने? भाई देखो, Na के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। OH के ऊपर नेगेटिव। HCl के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब हुआ क्या कि Na किसके साथ? पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा? नेगेटिव के साथ। तो Na जब Cl से मिला तो क्या बन गया? NaCl। OH जब H से मिला, पॉजिटिव नेगेटिव से मिला तो क्या बन गया? H2O। इधर एक बात समझानी थी मैंने आपको ना। देखें, ये किसकी एग्जांपल मैंने आपको दी? इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब क्या ये जो रिएक्टेंट है एक मर्तबा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ भाई। इसकी मिसाल ना हम इधर ले लेते हैं। भाई आपने क्या किया? एक गिलास लिया पानी का। भाई इसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। ठीक है। और आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? NaCl। तो आपने कभी ऐसे देखा है कि NaCl और वाटर आपस में मिलकर क्या इन्होंने कभी NaOH या HCl बनाया है क्या? पानी के अंदर कभी कास्टिक सोडा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है क्या? तो कभी भी नहीं ना बनता। तो ये एग्जांपल है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन ना होता तो ये कास्टिक सोडा और HCl बन जाते हैं ना हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गए। इसके बाद मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझाता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। ठीक है। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम देखें। मैं ना आपको इसके अंदर एक एग्जांपल समझा देता हूँ। भाई हमारे पास NaCl। ठीक है। मैं समझाता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। NaCl को हमने ये सॉलिड स्टेट को जब वाटर के अंदर ऐड किया या वाटर के अंदर
फेंका तो क्या हुआ, NaCl टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में टूटना शुरू हो गया। आप मुझे बताएं ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, NaCl रिएक्टेंट है, ये किस में टूट रहा है भाई, प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक है, चलें, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड रिएक्टेंट है। आप मुझे बताएं NaCl जब Na प्लस और Cl माइनस के आयंस में टूट रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, आप कहेंगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है, इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस के आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बढ़ती रहेंगी, तो एक वक्त आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी ना, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन बढ़ेगी तो Na प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना देगा, दोबारा NaCl बना देगा। तो कौन सा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, इधर बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें, देखें इसमें क्या हो रहा है कि NaCl शुरू में किस में टूट रहा था, Na प्लस और Cl माइनस में। कुछ देर के बाद जब Na प्लस और Cl माइनस ज्यादा हो गए तो इनकी आपस में अट्रैक्शन हुई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, NaCl में। इधर मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं भाई, क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया NaCl शुरू में, फिर बाद में Na प्लस और Cl माइनस ज्यादा हो गए तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, NaCl में। अब देखें केमिकल इक्विलिब्रियम वो क्या कहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड में NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, उतनी ही स्पीड में Na प्लस और Cl माइनस जुड़कर क्या बना दे, NaCl। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत जिसके अंदर जितनी स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही स्पीड में बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इधर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, एट द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी स्टेट, वेयर, जहां पर रेट, रेट बोलते हैं रफ्तार, रेट ऑफ कौन सी रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाए, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, इधर मैं ना थोड़ा सा दोबारा बना लूं क्योंकि इधर थोड़ा सा क्या हो गया है, मिक्सअप सा हो गया है। भाई हमने NaCl लिया और ये किस में टूट रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में। शुरू शुरू में आप मुझे बताएं कि रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट क्या था, ज्यादा था, ठीक है शुरू में, और प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा था ना और प्रोडक्ट इधर क्या है, कम है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्पीड में होता है। अर्ली में, शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, स्पीड अप होता है, ठीक है, स्पीड अप। और आफ्टर कुछ देर के बाद ये फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता रहता है, आफ्टर सम मींस के कुछ वक्त के बाद, आफ्टर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है हमारे पास, स्लो हो जाता है। अच्छा ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन की कहानी उलट है, बैकवर्ड रिएक्शन की कहानी हमारे पास उलट है, बैकवर्ड रिएक्शन की कहानी हमारे पास उलट है। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि शुरू शुरू में प्रोडक्ट क्या है भाई, कम है, और रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के अंदर शुरू शुरू में कन्वर्ट होना शुरू होता है वो अर्ली, शुरुआत के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्लो होता है। देन कुछ वक्त के बाद ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसी से हमारे ग्राफ बन जाते हैं, इसी से ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। भाई देखें इधर हम क्या बनाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के ग्राफ। इधर मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन और इधर हम किसको लेते हैं, टाइम को, ठीक है। अच्छा चलें भाई, इधर हम पेन यूज करते हैं ब्लैक, ठीक है। चलें देखो इसके अंदर, ये देखें इधर से, आप मुझे बताएं कि ये
ऊपर जो जा रहा है ये रिएक्शन की स्पीड बता रहा है, इधर बढ़ी हुई है। शुरू में रिएक्शन की स्पीड ज्यादा, बाद में स्पीड कम। शुरू में अर्ली फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। आफ्टर में रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मींस के जो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की शुरू के अंदर क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, बाद में क्या हो जाता है, वो स्पीड कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और ये किसको शो कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। ये किसको शो कर रहा है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन को। दूसरा देखो, ये आप मुझे बताएं, शुरू के अंदर स्पीड क्या है, कम। आहिस्ता आहिस्ता देखो, इधर स्पीड क्या है, कम। इधर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही है। तो शुरू के अंदर स्पीड क्या होती है, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, अर्ली स्लो, देन वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इधर वो हमें क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन बता रहा है, बैकवर्ड। और इसके अंदर शुरुआत में क्या है, स्लो, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट। और एक ऐसा वक्त आ रहा है, एक ऐसा वक्त आ रहा है जहां पर जितनी स्पीड में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी ही स्पीड में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाली स्टेट, ये वाली स्टेट, इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप कि आपको इधर बात समझ आ गई होगी। चले नीचे चलते हैं, इसका मैं ना दूसरा ग्राफ भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, इसका दूसरा ग्राफ जो होता है, ये नंबर 1 ग्राफ है, ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इसको ना, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम केमिकल या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ग्राफ है। और ये ग्राफ जो होता है ये बिटवीन होता है कंसंट्रेशन एंड टाइम के। कंसंट्रेशन एंड टाइम के दरमियान होता है। ठीक है, तो इधर मैं बना देता हूं, ये हमारे पास क्या है, टाइम। और इधर मैं क्या लिख देता हूं, कंसंट्रेशन। ठीक है, इधर मैं दोबारा बनाऊंगा ताकि आपको बात समझ आ सके। भाई NaCl था, ये किस में टूट रहा है, Na+ और Cl माइनस में। शुरू में देखें फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मैं ऊपर ना फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। देखें शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, अर्ली। शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो इधर आप मुझे बताएं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है, शुरू में ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, जब लाजमी बात है NaCl टूटता रहेगा Na+ और Cl- में, शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन की बात। अर्ली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन की। भाई बैकवर्ड रिएक्शन में शुरुआत में, अर्ली में क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इधर क्या है, कम, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। वही बात हो रही है। तो इधर देखें, शुरुआत में क्या हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, भाई देखें, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, प्रोडक्ट में। भाई इधर दोबारा बना देते हैं, NaCl Na+Cl- में। ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, ये टूटना शुरू हो गया था। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट कम। अब क्या होगा, जब टूटता रहेगा तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ये देखें, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी स्पीड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, उतनी स्पीड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर टूटना शुरू हो जाएगा। इस स्टेट को भी हम क्या कहेंगे, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, चलें अभी आगे चलते हैं। भाई ये हमने ग्राफ पढ़ लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। चलें, इधर अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
ठीक है। इसमें वो पता है क्या कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, इसमें कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में ना हमारे पास एक आता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लगता है, लागू होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, भाई देखें रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो सिर्फ किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। मैं ना इधर लॉ ऑफ मास एक्शन की पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, फिर इसके अंदर ना कुछ चीजें मैंने आपको बतानी है वो समझ आ जाएंगी। इसमें वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी के अंदर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों की डेफिनेशन आ रही है लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर। देखें ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, ये किसके ऊपर लागू हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। ये किसके ऊपर लागू हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। क्यों, मैं बताता हूं। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में। देखें इधर, भाई आप मुझे बताएं एक्टिव मास जो होता है ना वो होता है रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला, कि रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाला जो होता है वो एक्टिव मास होता है। आप मुझे बताएं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मींस के दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाने के लिए कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट एक मरतबा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट का कोई एक्टिव मास नहीं होता जो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ, अगर रिएक्टेंट सिर्फ होता प्रोडक्ट नहीं होता तो ये किसके ऊपर लागू हो जाता, इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। लेकिन चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक्टिव मास जो होता है वो रिएक्टेंट का भी होता है और प्रोडक्ट का भी होता है, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर भी और प्रोडक्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या कर रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं इधर एक्टिव मास की अगर बात करूं जो रिएक्शन के अंदर क्या करता है, हिस्सा लेता है, एक्टिव मास जो होता है इधर वो रिएक्टेंट का भी होता है और प्रोडक्ट का भी होता है हमारे पास। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होना। तो इधर जो हमारे पास एक्टिव मास होता है वो सिर्फ किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है, ठीक है। वो किसका होता है, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट का होता है। इधर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की ना आपको एक क्या बना के दिखा दूं, एक इक्वेशन, उससे के तहत हम फार्मूला क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इधर डिफाइन करेंगे और उससे हम काफी चीजें सीखेंगे भी। तो इधर हम इक्वेशन बना देते हैं, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट और इन्हें कहेंगे हम प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा देखें अभी हमारे पास ना लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर ना कुछ बातें हैं वो याद रखनी है। वो कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ को क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये प्रोडक्ट, डॉट को क्या मैं कह रहा हूं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अभी इधर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ए और बी, और ये जो इसके मोल है ये किधर चले जाएंगे, कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है। ये कोफिशिएंट बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलें इधर हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वो क्या बात करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ किसके, प्रोडक्ट, और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास इधर क्या है, भाई ये हमारे पास सी और डी, और इसके ये क्या है, मोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कोफिशिएंट के अंदर, ये एक्स और ये वाई। चले आगे इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई और करते हैं, ठीक है। इधर हम क्या यूज कर लेते हैं, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं भाई।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम बराबर देते हैं और कांस्टेंट देते हैं, इधर कांस्टेंट आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इधर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बराबर और कांस्टेंट देंगे, इधर कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बाकी इक्वेशन हम वैसी की वैसी क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे। देखिए भी बात सुने, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट एट केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऊपर, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि जितनी स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है NaCl, जितनी स्पीड में टूट रहा होता है Na प्लस में और Cl माइनस में, उतनी ही स्पीड में Na प्लस और Cl माइनस वापस NaCl के अंदर टूट रहे हो, मीन्स के जुड़ रहे होते हैं। जितनी स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतनी स्पीड में बैकवर्ड रिएक्शन होता है, मीन्स के एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चले इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि होने वाला क्या है। भाई हम क्या करेंगे, इट केमिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या है हमारे पास इधर, भाई कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। ये बराबर हो चुका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स डी, और ये क्या y, और नीचे हमारे पास ए के ऊपर कोफिशिएंट m, बी के ऊपर n। अच्छा अभी हमारे पास ये जो होता है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है हमारे पास, ये वाला जो है, ये ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये किसके बराबर होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और इसको हम किससे शो करते हैं, केसी से। तो आप मुझे बताएं, ये मैंने केसी लिख दी, ठीक है, और ऊपर आप मुझे बताएं सी और डी, ये असल में थे क्या, असल में ये सी और डी को हम शो कर रहे थे, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, और ए और बी किसकी कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, केसी जो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या होती है हमारे पास, कंसंट्रेशन होती है। मैं आपको अगर पूछूं कि जब से मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं NaCl की, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसके अंदर NaCl की Kc की इक्वेशन लिख के दे दो, तो आप लिख देंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, रिएक्टेंट की, बहुत इजी है। चले ओके, हम इधर पेन यूज करते हैं दूसरा। भाई हमारे पास इधर प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ये है Na और Cl, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई, ऊपर रखेंगे, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास, रिएक्टेंट की, ये NaCl। अच्छा इसके अलावा आप कोई और भी इक्वेशन बना सकते हैं, केसी की और भी इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। मैं आपको इधर बना के दिखाता हूं कि हमारे पास, अगर मैं आपको एक इधर मिसाल दूं कि H2 हाइड्रोजन और ये आयोडीन I2, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 2Hi। तो आप मुझे इसकी केसी की इक्वेशन लिखकर दिखाएं, तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, केसी क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऊपर प्रोडक्ट की आ जाएगी कंसंट्रेशन और नीचे किसकी आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास ये है, रिएक्टेंट हमारे पास ये है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखकर, और इसके ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ये किस में चले जाएंगे, कोफिशिएंट में, नीचे रिएक्टेंट की क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन, ये हमारे पास H2 और ये क्या आ गया हमारे पास I2। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं आपको ना इधर ये जो केसी है, केसी है इसकी कुछ चंद तारीफें बता देता हूँ। भाई केसी को हम क्या कहते हैं, नंबर वन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां पर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन
और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। भाई ऐसे ही है ना भाई, इसके ऊपर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इधर क्या होते हैं हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या केसी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि ये जो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट और किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। नंबर 3 आपने केसी के बारे में याद रखना है कि ये जो केसी होती है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की, ये कंसंट्रेशन को शो कर रही है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। भाई हमारे पास ना एक होता है थंब रूल, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, थंब रूल। उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है कि केसी की वैल्यू डबल हो जाती है, केसी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्वेशन के ऊपर, यूनिट डिपेंड ऑन इक्वेशन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, यूनिट यूनिट डिपेंड ऑन किसके ऊपर, इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये मैं आपको समझाता हूँ इधर कि ये कैसे कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, और ये मैं आपको इसके अंदर ना इसका ये जो यूनिट निकालना भी केसी का सिखा देता हूँ। इजी है, बहुत इजी है। देखें इधर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर हमने मिसाल किसकी ली थी भाई, NaCl, ये किस में टूट रहा था, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इसकी यूनिट चाहिए। केसी की इक्वेशन पहले तो लिखेंगे भाई, केसी की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्ट और बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, बहुत इजी है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, Na, और ये प्लस को ना ऐसे करके बुक लिखती है, ठीक है, और ये Cl माइनस इसको ऐसे करके, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की। ठीक है, अच्छा चले, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है हमारे पास, वो पता है आपको क्या होता है भाई, हमारे पास कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ये नीचे डीएम क्यूब प्लस का, ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल डीएम क्यूब माइनस। अच्छा, इसका दूसरा यूनिट जो होता है इसी तरह का यूनिट ये भी होता है, इसे कहते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल और लीटर इनवर्स। अच्छा, इसका एक और यूनिट भी होता है हमारे पास, वो होता है मोलेरिटी। क्या कहा जाता है उसे, मोलेरिटी। तो मैं ना अभी आपको ये मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से, ये पर डीएम क्यूब के हिसाब से मैं आपको ना इधर समझा देता हूँ, और मोलेरिटी के हिसाब से भी समझ लेंगे, मोल पर लीटर के हिसाब से भी हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ना इधर समझा देता हूँ इजी। ठीक है, देखें इधर भाई, हमारे पास ये क्या आया, Na प्लस और Cl, इसकी हमने क्या करनी है, यूनिट निकालना है। ठीक है, चलें निकालते हैं। और यूनिट जो होता है वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो Na, इसकी कंसंट्रेशन क्या निकलेगी हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अच्छा, और दूसरा हमारे पास Cl, इसकी कंसंट्रेशन जो निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय NaCl, ये किसके बराबर है, मोल पर डीएम क्यूब। अब आप देखें इधर, ये मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर हमारे पास केसी की जो वैल्यू आई वो क्या आई,
क्या यूनिट आई इधर, मोल पर डीएम क्यूब। चले ठीक है, चलो इधर बात समझ आ गई आपको। मैं आपको इसका दूसरा बता देता हूँ। उसके अंदर ना हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं H2 प्लस I2 और इधर क्या लिया हमने 2HI, इसकी हम निकालते हैं। ठीक है, इसकी पहले तो केसी की क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। भाई हमारे पास केसी क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चलें, अभी इधर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी कंसंट्रेशन हमने लिख दी और इसके जो मोल हैं वो किस में चले जाएंगे, कोफिशिएंट में। और नीचे क्या आ गया हमारे पास H2 और I2। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई हमारे पास कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर डीएम क्यूब, और इसका क्या है हमारे पास, स्क्वायर। और नीचे क्या है, मोल पर डीएम क्यूब किसका, H2 का, और दूसरा जो है हमारे पास वो भी किसके बराबर है, मोल पर डीएम क्यूब। आप मुझे बताएं क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके ऊपर 2 है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ ना दो करके। और नीचे भी क्या है हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या होगा इधर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप मुझे बताएं इधर जो केसी की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, 1 के बराबर आई है या नहीं आई। इसको ना हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। भाई इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैथमेटिक्स वाला तरीका मैं ना आपको बता रहा हूँ। भाई देखो, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो इधर, भाई ऊपर क्या था हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। नीचे हमने क्या किया, ये जो है ना, ये इनके ऊपर मुझे पता है कोफिशिएंट +1 है, इसके ऊपर भी +1 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर ऊपर वाला पहले ये लिख रहे हैं ना, मोल पर डीएम क्यूब का क्या है हमारे पास, स्क्वायर। और नीचे जब हमने ये कोफिशिएंट को प्लस कर दिया तो नीचे भी क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ऐसे भी ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलें, आपने इधर ये भी सीख लिया। इधर ना मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। भाई हमारे पास ना वैल्यू होती है हेबर्स प्रोसेस, आपने सुना होगा ना। उसमें क्या होता है हमारे पास N2 प्लस 3H2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NH3 में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, लेकिन आपको आना तो चाहिए ना, एक आधा सवाल भी आपके क्या कर सकता है, मेरिट का कबाड़ा कर सकता है। तो इधर आपने ये सीखना है। भाई इधर आपकी एक तो केसी की क्या हो रही है, मीन्स के प्रैक्टिस हो रही है और आप सीख भी रहे हैं बातों को। तो केसी कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा चलें। भाई हमारे पास इधर प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया गैस है, और इसका जो कोफिशिएंट 2 है ये किधर चला जाएगा, और मोल जो है वो कोफिशिएंट के अंदर चला जाएगा, नीचे N2 प्लस, और ये क्या बच जाएगा, 3H2। चलें ठीक है, इधर हम इसको सोल्व करते हैं। भाई इधर ये क्या हो जाएगा, मोल डीएम क्यूब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल डीएम क्यूब, और अगला क्या आ गया हमारे पास, 3H2। अच्छा सॉरी, ये जो है ना हमारे पास, ये एक मिनट, हमारे पास हाँ, ये जो है 3 जो है ये इधर आएगा, कोफिशिएंट ऊपर आएगा। ठीक है, हम्म, ये क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल और डीएम क्यूब ये माइनस में, और इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। भाई देखें, अब हमारे पास क्या होगा कि इधर ना हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। भाई इसके ऊपर ये 3 है, ठीक है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, +1 है या नहीं है, ये सोल्व हो गया हमारे पास। बस ये मोल डीएम क्यूब, इसके ऊपर क्या आ गया, 2, और नीचे ये +1 और ये +3 आपस में जमा होंगे, तो आप मुझे बताएं मोल पर डीएम क्यूब, और ये +1 और +3 जमा हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो क्या होगा हमारे पास, ये पेन दूसरा यूज करते हैं, हम इधर ब्लैक पेन यूज करते हैं क्योंकि ये फाइनल स्टेप है ना हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाए कि सही तरह हमें समझ आए।
मोल पर डीएम क्यूब का क्या आया हमारे पास, ये ऊपर 2 है और नीचे ये 4 वाली रकम को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, मोल डीएम क्यूब। ये जो 4 है प्लस का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 4 में। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब माइनस का 3, ये तो हमारे पास वैल्यू है, और इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आगे होगा अभी ये सवाल, आगे होगा। अब ये 2 इस पूरे से डिवाइड कर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, मोल के ऊपर स्क्वायर और डीएम क्यूब। ये अच्छा, ये जो माइनस का 3 था ना, ये माइनस का 3, एक मिनट, मोल हमारे पास किसका आ जाएगा, 4 माइनस का, एक मिनट बच्चे, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, जवाब क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा ना। तो ये हमारे पास मोल माइनस का 2 और डीएम क्यूब जो है माइनस का 3 और माइनस का 2 आपस में जरब करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर देखे ना, इधर हमने क्या कर लिया, ये निकाल लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप समझ जाएंगे ना इसमें। तो मैं ना आपको इधर एक ट्रिक से समझा देता हूँ, यही फार्मूला है, यही बहुत ही 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपने क्या था कि हमारे पास ये क्या था, N2 प्लस 3H2, बहुत इजी है, 2NH3, यही था ना। इसका मैं आपको इजीली तरीका बता देता हूँ, इसका फार्मूला बता देता हूँ आपको मैं। हमारे पास फार्मूला इसका देखें क्या है, देखें मोल, ये डीएम क्यूब और ये डेल्टा एन। अच्छा, ये भी डेल्टा एन क्या है, याद रख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये लगाकर आप इसको सोल्व करें, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। चलें ये फार्मूला इसके ऊपर लगाते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है। भाई ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एन लगाकर भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं इधर, आप मुझे बताएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास इधर, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 1, ये 3, ये 4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, माइनस का 2। चलें आगे चलते हैं। भाई हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब और आंसर क्या आया, डेल्टा एन क्या निकला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट माइनस का 2। आगे चलें, अब ये माइनस का 2 इनसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो आप मुझे बताएं आंसर क्या निकलेगा, मोल इधर क्या है प्लस का 1, ये माइनस के 2 से करेगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, और डीएम क्यूब माइनस का 3 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई, भाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 टू द 6, इधर क्या जवाब आ जाएगा, प्लस का 6 आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी। तो इसी तरीके से मैं H2I2 का भी निकाल सकता हूँ, हर आंसर हम क्या कर सकते हैं इजीली, विथ इन मिनट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। H2I2 का हम क्या करेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, 2HI। भाई हमारे पास फार्मूला क्या है, आप फार्मूला पुट करें, इजीली हमारे पास मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इजीली निकल आएगा, मोल पर डीएम क्यूब और डेल्टा एन। अभी डेल्टा एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। भाई इधर हमारे पास कितने हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 2, जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। चलें आगे चलते हैं, इसको ये मोल डीएम क्यूब और ऊपर क्या आया, 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। आप ऊपर देख लेना, हमने इसी की जो केसी निकाली थी, वो क्या निकाली थी, केसी की वैल्यू 1 निकाली थी, और इसकी जो बड़े मुश्किल तरीके से निकाली थी केसी की वैल्यू, केसी का यूनिट, वो ये निकाला था हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केसी के यूनिट हमने इजीली निकाल लिए, और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, याद रख लें, इक्वेशन के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। रिलेशन बिटवीन हमारे पास किसके दरमियान, केसी और केपी के दरमियान क्या है, रिलेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केपी। अच्छा, ये केपी क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास ये जो गैसेस होती है ना, एक तो याद रख लो ये होमोजीनियस मिक्सचर का निकलता है, केपी किन की निकलती है,
होमोजीनस मिक्सचर ना के, बस आप होमोजीनस याद रखें कि इसके अंदर एक ही स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो। एक ही स्टेट में होमोजीनस मींस सेम स्टेट के अंदर क्या हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। होमोजीनस सेम स्टेट इन क्या, रिएक्टेंट एंड दूसरे कौन सी चीज, प्रोडक्ट, ये क्या हो, सेम स्टेट के अंदर हो। मैं आपको समझाता हूं भाई, इधर हम एग्जांपल देते हैं PCl5। ये हमारे पास क्या होती है, गैस होती है, जो किस में कन्वर्ट हो रही है, PCl3 में और PCl2 में। भाई ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तीनों की स्टेट सेम है। तो इसका इसका होमोजीनियस क्या निकल सकता है, हमारा होमोजीनियस है ना, सेम स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो इसका केपी निकल सकता है, पार्शियल प्रेशर निकलता है गैस का ना। केसी भी निकल सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल सकता है, केपी भी इसका इसके साथ निकल सकता है। केपी कैसे लिखेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के प्रोडक्ट की और इस रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर लिखेंगे सिर्फ। भाई इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, PCl3 प्लस, अच्छा प्लस नहीं लिखेंगे इधर, एक मिनट सॉरी सॉरी, इधर प्लस नहीं आएगा, तो ये वर्क नहीं कर रहा, चले। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये PC पार्शियल प्रेशर ऑफ, थोड़ा सा इधर इश्यू हो रहा है, ठीक है ठीक 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 है, चले। तो ये हमारे पास दूसरा क्या होगा, चले, दूसरा हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 डिवाइडेड बाय क्या बच गया हमारे पास, ये जो रिएक्टेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो इसको केपी हम ऐसे लिखते हैं। इधर ना मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूं भाई, देखो इसके अंदर ना हमारे पास हो सकता है कि ये जो केपी है, अच्छा इसको मैंने ना इसके अंदर कुछ चीजें आपको बतानी है, वो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हमने पीछे करके लिखना है, ताकि आपको बातें जो हों वो हमारी क्लियर हो। ठीक है, इसके अंदर काफी चीजें मैंने आपको बतानी है। भाई देखो, केपी जो होता है, हो सकता है कि वो केसी से बड़ा हो, केपी हो सकता है केसी से छोटा हो, केपी हो सकता है केसी के बराबर हो। अब ये कब होगा, इसको हम ना एक इक्वेशन की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन, विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इजीली बातों को क्या करेंगे, समझेंगे कि केपी केसी से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, हमारे पास इक्वेशन है केपी बराबर है केसी के RT और ऊपर डेल्टा एन, और ये डेल्टा एन वो ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इजीली इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो आप याद रखनी है आपने, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, और 0.00821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी याद रख लें, 0.0821 एटीएम पर डीएम क्यूब और केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लें। और ये जो टी है, ये क्या, ये किसको शो कर रहा है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि हमारे पास इसके बारे में मैं आपको बातें बताता हूँ कि, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ग्राफ को। ठीक, चले, अच्छा ठीक है ठीक है। भाई देखें, इधर ना मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ इधर चीजें, ये इधर, एक मिनट, चले। देखें भाई, हमारे पास ना, मैं आपको इधर ना एक एग्जांपल समझा देता हूँ, वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। भाई इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2O3
किसमें जा रहा है 3O2। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना क्या करेंगे, केपी या केसी की वैल्यू देखेंगे इसके अंदर। देखें भी भाई हमारे पास ये केपी बराबर है केसी के, और ये हमारे पास आर टी, डेल्टा इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, भाई ये प्रोडक्ट है ना, भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। आप मुझे बताएं इसके अंदर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, भाई आप कहेंगे सर इसके अंदर 3 है। अच्छा, आपसे पूछ लो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, आप कहेंगे 2 हैं, तो 3 - 2 निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, केपी बराबर है केसी, और किसके बराबर आ गई, आर टी के बराबर, ऊपर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप मुझे बताएं केपी जो है वो किसके बराबर आई, एक तो केसी के बराबर आई और दूसरा आर टी के बराबर आई। केपी बराबर कैसे निकल रही है, केसी को जब मैं आर टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब जाके केपी के बराबर आ रही है। मीन्स ये हुआ कि केपी जो है वो केसी से क्या है, इस केस में बड़ी है, केपी केसी से इस केस में बड़ी है। ये नंबर 1 केस आ गया हमारे पास, इस केस में केपी केसी से बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। दूसरा हमारे पास क्या आया कि हमारे पास N2, ये 3H2 और 2NH3। अभी इस केस में हम निकालते हैं कि इस केस में क्या होगा। भाई इस केस में हमारे पास वही फार्मूला केपी बराबर है केसी के, और इधर हमने आर टी और डेल्टा एन रख दिया। निकाल लेते हैं इजीली, केपी बराबर है केसी के, इधर आर टी और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, इधर हमारे पास भाई 2 हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कितने, एक ये और 3 ये, कितने हो गए 4। तो 2 - 4 हमारे पास, आप मुझे बताएं फाइनल आंसर जो निकल रहा है वो किसके बराबर निकल रहा है, ये इधर क्या निकल रहा है 2 - 4 माइनस के 2 के बराबर। मीन्स के आर टी की जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर आकर, ठीक है, वो केसी के साथ मल्टीप्लाई करेगी फिर जाके केपी उसके बराबर होगी। मीन्स के केसी की वैल्यू पहले हम कम कर रहे हैं ताकि वो केपी के बराबर हो। इधर मकसद ये है कि इधर जो हमारे केपी है वो क्या है, सिमाल है केसी से, और इधर जो हमारे पास केपी है वो लार्ज है केसी से। ठीक है, तो हमारे पास दो ऊपर वाले रूल्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ लैपटॉप को। देखें, हाँ ठीक है ठीक है, देखें इधर भाई केपी इस केस में क्या थी, केपी केसी से बड़ी है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आपने याद रखना है कि केपी केसी से बड़ी कब होती है, जब प्रोडक्ट के मोल क्या हो, ज्यादा हो, रिएक्टेंट के मोल क्या हो, कम हो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल जो हो वो ज्यादा हो और रिएक्टेंट के मोल क्या हो, कम हो। अच्छा, केपी केसी से कम कब होती है, जब प्रोडक्ट के मोल क्या हो, प्रोडक्ट के मोल क्या हो, कम हो, और रिएक्टेंट के मोल क्या हो, ज्यादा हो। प्रोडक्ट के मोल क्या हो, कम हो, और रिएक्टेंट के मोल क्या हो, ज्यादा हो। नीचे वाला ये तो बिल्कुल ही इजी है। इसके अंदर आपने एक और बात याद रखनी है, इसके अंदर आप याद रख लें कि ये जो लगा लें कि एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू, इसके अंदर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। भाई देखें, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर एन की वैल्यू कितनी आई थी, +1। भाई +1 आई थी, केपी इज ग्रेटर देन केसी के अंदर एन की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एन की वैल्यू केपी इज लेस देन केसी, इसके अंदर एन की वैल्यू 0 से क्या आएगी, कम आएगी। आप मुझे बताएं इस केस के अंदर एन की वैल्यू 0 से कम आई है। अच्छा, नीचे वाला मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। नीचे वाला बहुत इजी है, मींस के इसके अंदर वैल्यू किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए, इसके अंदर वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आपने ये रिलेशन याद रखने। टेस्ट वाला कैसे पूछेगा, केपी इज ग्रेटर देन केसी, ठीक है, इसके अंदर वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर कम है तो केपी और केसी के दरमियान क्या रिलेशन होगा, आप बताएंगे केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर वो पूछते हैं नंबर ऑफ, ये जो n की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तब केपी क्या होगी, केसी से बड़ी होगी या छोटी होगी, आप कहेंगे केपी केसी से बड़ी है। दूसरे केस में प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, तो केपी क्या होगी, केसी क्या होगी, तो आप बताएंगे केपी केसी से छोटी होगी।
n की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है, तो तब भी kp kc से क्या है, छोटी है। ये बात आपने थोड़ी सी जहन के अंदर रखनी है। तीसरा, kp बराबर है kc के, ये तो बहुत ही इजी है, ये मैं आपको ये भी एग्जांपल के जरिए क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, भाई तीसरी हमारे पास जो एग्जांपल है वो कौन सी है, थर्ड एग्जांपल जो हम देखेंगे उसके अंदर क्या है, हमारे पास ये जो Kp है वो किसके बराबर आ रही है, Kc के बराबर आ रही है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। भाई इसके अंदर ना हमारे पास फार्मूला है H2 प्लस I2, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे जिसके अंदर Kp Kc के बराबर आ जाएगी 2HI। चलें इधर हम Kp निकालते हैं। भाई हमारे पास फार्मूला क्या है, Kp बराबर है Kc RT, ऊपर क्या आ गया, डेल्टा एन। अब तो आप मास्टर हो चुके होंगे। भाई इधर क्या होगा कि हमारे पास ये जो है Kp बराबर है Kc और RT, और ऊपर डेल्टा एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इधर कितने के बराबर है, आप कहेंगे 2 के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, भाई एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, तो ये भी किसके बराबर है, दोनों को जमा करें तो ये भी 2 के बराबर है। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल भी 2 है, रिएक्टेंट के मोल भी 2 है, तो 2 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, चलें देखें इधर फाइनल आंसर क्या निकला, Kp बराबर है Kc के RT, और ऊपर क्या बचा, 0। किसी भी लफ्ज के ऊपर 0 आ जाए, मीन्स के अगर 10 के ऊपर 0 आ जाए, 100 के ऊपर 0 आ जाए, तो वो बराबर हो जाता है किसके, 1 के। तो R और T के ऊपर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, तो ये भी किसके बराबर हो गए, 1 के। तो 1 अगर Kc के साथ जरब करेगा तो जवाब तो 1 ही आने वाला है ना। तो Kp किसके बराबर आई है, Kc के बराबर आ चुकी है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर आपने याद रख लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर 1 हो तब भी Kp और Kc आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। Kp और Kc आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपने क्या करना है, इसके अंदर याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा चलें अभी आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया Kp और Kc के दरमियान रिलेशन। इसके बाद हमारी आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ Kc। एप्लीकेशन ऑफ Kc, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ Kc, दूसरे पेन से यूज करते हैं, ब्लैक पेन इधर यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ Kc। भाई इसके नंबर 1 एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो क्या है, प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी की मदद से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। अब इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में वो क्या बताता है, कि इसके अंदर वो बताता है कि बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम हाउ मेनी रिएक्शन इज कंप्लीट, बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले, इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, हाउ मेनी परसेंट, या कुछ भी ऐसे लिख लें कि हाउ मेनी रिएक्शन इज क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है, और इसकी एग्जांपल में आपको देकर इजीली इजीली क्या कर लूंगा, ये हम समझ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलें थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं। चलें, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ना 3 तरह के हमारे पास केस है। नंबर 1 केस, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसके अंदर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, मीन्स के 10 पावर 55। केसी इज वेरी लार्ज, केसी इज वेरी लार्ज। और नंबर 2 केस, ये आपने याद रखना है कि नंबर 2 केस में केसी की वैल्यू जो है वो 10 पावर -13 है, मीन्स के केसी इज वेरी स्मॉल।
इसको ऐसे तरीके से हम समझेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके हमारे पास एग्जाम्पल जो है ना, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, 2O3 इसमें कन्वर्ट हो रहा है 3O2 के अंदर, मीन्स के ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसकी केसी की जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज है, मीन्स 10 पावर 55 है। मैं इधर ना कुछ चीजें आपको ऐसा ऐसा समझाता हूँ। भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि केसी की अगर आप इक्वेशन लिख के दिखाएं तो आप कहेंगे सर बस इजी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम नीचे लिखेंगे। अच्छा, आपको कहूं कि इस इक्वेशन की लिख के दिखाएं तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम ऊपर लिखेंगे, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन क्या है इधर प्रोडक्ट है ना, तो इसके मोल किधर आ जाएंगे, कोफिशिएंट के हिसाब से ऊपर आ जाएंगे, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास ओजोन नीचे और इसका मोल कोफिशिएंट के जरिए ऊपर आ चुका है। तो ये हमारे पास इसकी केसी की वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, चले मैं आपको इधर एक और चीज भी समझाता हूँ, रेड पेन से हम समझते हैं। भाई देखें, केसी जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसका क्या है, मीन्स के डिवाइड करते हैं तो केसी आ जाती है। मीन्स के केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के। मैं आपको समझाता हूँ इधर। भाई देखो, वॉल्यूम जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, मीन्स के जो नीचे होती है वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो ऊपर होती है वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात तो आपको पता है ना, आपने भाई चार्ल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो ऊपर वैल्यू होती है वो डायरेक्टली होती है, जो नीचे होती है वो इनवर्सली होती है। मींस के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो केसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिएक्टेंट जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब क्या है, इस केस के अंदर मैं आपसे पूछूं केसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है कम है, आप कहेंगे केसी इज वेरी लार्ज, केसी इज 10 पावर 55। केसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बहुत ज्यादा है। केसी की अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, केसी और प्रोडक्ट एक ही रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर केसी ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, और रिएक्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर केसी ज्यादा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा। भाई देखो, केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, केसी ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा, लेकिन केसी का रिएक्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, केसी ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट क्या होगा, इधर कम होगा। मींस इधर आप याद रख लें कि इधर हमारे पास ये जो ओजोन है, इधर इधर बना देते हैं, ये हमारे पास ये जो ओजोन है, इधर ना बड़ी काम की चीजें समझ आने वाली है हमें। इधर हमारे पास ओजोन जो है वो रिएक्टेंट है, मींस के रिएक्टेंट इधर क्या है, बहुत कम है, और प्रोडक्ट इधर बहुत ज्यादा बन रहा है। मींस के रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। रिएक्शन किधर जा रहा है, भाई देखें, रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज्यादा है, तो मींस के रिएक्शन किधर जा रहा है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है ना। मींस के इधर रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, मींस के इधर रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। और इधर एक बात और याद रखनी है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। मकसद ये है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हुआ है, रिएक्शन में बहुत ज्यादा हिस्सा ले रहा है, तो रिएक्टेंट क्या हुआ, स्टेबल हुआ या अनस्टेबल, भाई अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल है इधर रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है बहुत स्पीड में, स्टेबल होता तो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ही नहीं ना लेता। तो इधर रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। इधर रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। इधर रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो चुका है, अनस्टेबल। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। चले, अब हम दूसरा समझ लेते हैं, केसी की वैल्यू जब हम क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। ठीक है, केसी की वैल्यू क्या करते हैं हम जब, एक मिनट, तो थोड़ा सा ऊपर आए ताकि हम समझें। देखिए ना, भाई केसी की वैल्यू इधर 10 पावर -13 है, केसी इज वेरी
वेरी स्मॉल है। ठीक है, इधर हमारे पास ना एग्जांपल जो है वो कौन सी आ जाती है, HF, ये किस में टूटता है, H प्लस और F माइनस में। और इधर केसी की वैल्यू क्या है, बहुत सी मान है, केसी 10 पावर माइनस 13। अगर मैं कहूं आप मुझे इस इक्वेशन की केसी की वैल्यू लिख के दिखाएं तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे। तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखें ऊपर, प्लस ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास, रिएक्टेंट की क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई। चले मैं इधर समझाता हूं। भाई देखें, केसी जो है वो किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ना। तो केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इधर मैंने आपको बात समझाई प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्टेंट के। भाई देखे ना, इधर मैंने ये बात समझाई, वही बात इधर लिख रहा हूं, और उसी बात से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। आप मुझे बताएं इधर केसी की वैल्यू इस केस में क्या है, कम है या ज्यादा है। आप कहेंगे सर बहुत कम है, केसी की वैल्यू बहुत कम। केसी की अगर वैल्यू बहुत कम तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। प्रोडक्ट की वैल्यू कम, केसी की वैल्यू कम, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन रिएक्टेंट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एक चीज कम होगी इनवर्सली रिलेशन में, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केसी की वैल्यू कम है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की वैल्यू इधर ज्यादा हो जाएगी। चले इधर मैं आपको ना वही इक्वेशन ऊपर लिख के दिखाता हूँ। HF, ये किसमें, H प्लस और F माइनस में। इधर हमारे पास ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। अब केसी की वैल्यू कम, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। मींस के रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मींस के रिएक्टेंट इतना ज्यादा है, प्रोडक्ट इतना कम है, तो फॉरवर्ड कहाँ जा रहा है, रिएक्शन जा रहा है क्या फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड होता तो H प्लस और F माइनस, ये जो हाइड्रोजन और फ्लोराइड है, ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये तो बहुत कम है। मींस के फॉरवर्ड तो रिएक्शन जा ही नहीं रहा, तो मींस के इधर रिएक्शन किधर जा रहा है, इधर रिएक्शन बैकवर्ड है। सारे का सारा रिएक्शन किधर है, बैकवर्ड है। और आप मुझे बताएं, अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहा, बहुत कम हो रहा है, तो मींस के इधर जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, इधर रिएक्टेंट क्या है, स्टेबल है, इधर रिएक्टेंट स्टेबल है। ये बात आपने याद रख लेनी है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड तो आपको पहले ही पता है कि ये बहुत कम टूटता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरी जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर तीसरा जो है वो है कि केसी की वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेज को हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं। ठीक है, चलो, केसी की वैल्यू क्या है, बराबर है किसके, 10 के। नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी स्मॉल। ठीक है, केसी की वैल्यू है 10। और ये कौन से हेबर्स प्रोसेस वाला जो है ना हमारा N2 प्लस 3H2 इक्वेशन जो है जिसके अंदर अमोनिया बनती है, तो उसके अंदर ये हमारे पास वैल्यू मिल रही होती है। तो केसी बराबर है किसके, 10 के। अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक केस हमारे पास क्या था, नंबर 1 केस, कि अगर केसी इज वेरी लार्ज, केसी की वैल्यू क्या है, अगर बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। रिएक्टेंट जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि इसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो कम है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है। और दूसरा हमारे पास दूसरा केस जो था वो क्या था हमारा, कि केसी इज वेरी स्मॉल। केसी अगर बहुत स्मॉल वैल्यू है तो उसके अंदर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड है, क्या है, बैकवर्ड जा रहा है। और उसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है,
वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहा, रिएक्टेंट स्टेबल है, इसके अंदर रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। बस इतना सा आपने याद रखना है। इसके अंदर कोई है इशू वाली बात? बिल्कुल नहीं है, इजी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक आ जाता है वो कौन सा है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ जाता है। चले हम इसको ना नीचे ही कर लेते हैं ताकि समझ लें इजीली। थोड़ा सा नीचे करें इसमें। चले भाई इधर हम, अब मैं आपको ना क्या बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखें इधर, अब इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज देखनी है आपने। वो अगर आपको समझ आ गई तो मसला हल हो जाएगा। भाई क्यूसी ग्रेटर देन केसी, क्यूसी इज लेस देन केसी, तब क्या होगा? क्यूसी इज इक्वल टू केसी। अब ये क्यूसी क्या होता है? क्यूसी और केसी, पहले मैं आपको ना केसी के बारे में बता दूं फिर क्यूसी के बारे में। इधर मीन्स के आपको केसी के बारे में तो पता है, लेकिन इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा तो आपको और बात समझ आ जाएगी। देखें, केसी और क्यूसी। केसी क्या होती है? इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए ना, उस वक्त जो रिएक्शन की स्टेट होती है उसे बोलते हैं। इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए उस वक्त जो स्टेट होती है उसे केसी कहते हैं। क्यूसी जो होता है, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पहुंचे या ना पहुंचे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, सिर्फ रिएक्शन क्या हो जाए? स्टार्ट। एट एनी टाइम, एट एनी टाइम रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद का कोई भी वक्त जब हम क्या करेंगे, उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, तो वो क्या होगी हमारे पास? क्यूसी होगी। इधर मैं ना आपको कुछ मिसालें समझा देता हूँ, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज के बारे में कि फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा या इक्विलिब्रियम पर होगा, वो समझ आ जाएगी आपको। तो इसके अंदर ना हमें सर नसीम जुल्फकार बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं, वही एग्जाम्पल मैं आपको इधर क्या करूंगा, शेयर करूंगा इंशाल्लाह। देखें इधर, भाई हमारे पास ना क्या हुआ कि ये हमारे पास बीकर है जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। भाई हमारे पास इधर रिएक्टेंट जो है वो कितना है? 10 मोल, और प्रोडक्ट इधर जो है वो 0 मोल है। मींस कि अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, टाइम इज 0, ठीक है। टाइम आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद कुछ ये सूरत हाल हो जाती है, और 5 मिनट के दौरान देखते हैं तो कुछ ये सूरत हाल होती है। चलें ठीक है भाई, देखें 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास कितना है? 5 मोल, और प्रोडक्ट भी कितना हो चुका है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये प्रोडक्ट लिखना था, रिएक्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है। प्रोडक्ट भी कितना है? 5 मोल। मीन्स के इधर क्या रीच हो चुकी है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। जितनी स्पीड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी स्पीड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। जब हम 5 मिनट पे देखते हैं ना, तो हमें कुछ सिनेरियो अलग ही नजर आ रहा होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना है? वो हमारे पास 8 मोल है, और प्रोडक्ट हमारे पास 2 मोल। इधर आफ्टर 5 मिनट, इधर अगर हम निकालेंगे, इक्विलिब्रियम के अलावा निकालेंगे कि वैल्यूज इनकी, तो वो हमारे पास क्यूसी होंगी, और इक्विलिब्रियम पर निकालेंगे वैल्यूज तो क्या होंगी? केसी होंगी। चलें इधर हम मैं केसी की वैल्यू निकाल कर दिखाता हूं आपको। भाई इधर हमारे पास केसी क्या होती है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। भाई इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 5, और रिएक्टेंट की कितनी है? 5। दोनों किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर। इधर मैं क्यूसी की वैल्यू निकाल लूं, क्यूसी की वैल्यू भी क्या होती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी वक्त पर, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी वक्त पे, इधर रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना तो हमने निकाल ली, तो ये क्या होती है? क्यूसी। और क्यूसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशंट। क्या कहा जाता है? रिएक्शन, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, रिएक्शन कोशंट कहा जाता है। इधर भाई हमारे पास प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल, और रिएक्टेंट कितना है हमारे पास? 8 मोल। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/4 आ जाता है। 1/4 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.25।
अब आप मुझे इधर बताएं कि क्यूसी जो है वो लेस है किसे? इधर क्यूसी जो है 0.25 आया और केसी आया 1, तो क्यूसी इधर क्या है, लेस है किससे? 1 ओ केसी से। किससे? केसी से क्यूसी क्या है, लेस। मींस के दूसरे वाला हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। जब क्या हो रहा है, क्यूसी लेस हो केसी से, तो आपने याद रख लेना है कि रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन याद रख लें कि रिएक्शन होगा फॉरवर्ड। क्या होगा रिएक्शन? जब भी क्यूसी केसी से क्या हो, कम हो, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं भाई। दूसरा सिनेरियो हम इधर क्या कर लेते हैं, इजीली देख लेते हैं भाई। हमने क्या देखा भाई, ये इसकी की एग्जांपल लेते हैं भाई। हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, 10 मोल, और प्रोडक्ट कितना है, 10 मोल। ठीक है। आफ्टर टाइम हमने क्या देखा, कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने क्या देखा कि ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना बच गया है, 2 मोल, और प्रोडक्ट कितना बच गया है, 8 मोल। और आफ्टर टाइम टी 10 मिनट्स के बाद हमने देखा, आखिर के अंदर देखा, तो रिएक्टेंट भी कितना है, सॉरी 5 है। कितना है हमारे पास, ठीक है, कितना है हमारे पास, ये दूसरा पेन यूज करते हैं, 5 मोल, और प्रोडक्ट भी कितना है, 5 मोल है। ठीक है। इधर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं भाई। इसकी केसी तो निकाले ना आप भाई, केसी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। भाई इधर केसी की क्या निकलेगी भाई, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, इधर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया केसी का। इधर क्यूसी आफ्टर टाइम, सम टाइम, इसकी क्या निकल रही होती है, क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट निकलता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे हम किसकी कंसंट्रेशन रखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये क्यूसी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इधर कितनी है, 8, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, 2। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 4। आप मुझे बताएं, क्यूसी 4 निकला है, केसी 1 निकला है, तो आप मुझे बताएं इधर क्यूसी क्या है, ग्रेटर है केसी से, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस निकल आया है। ये हमारे पास फर्स्ट केस निकल आया। इसके अंदर रिएक्शन याद रख लें, रिएक्शन कैसे होगा, बैकवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम रीच करेगा। इसके अंदर रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा, तो प्रोडक्ट कम होगा, तब भी जाके ये 5 होगा, और रिएक्टेंट भी 5 होगा ना। समझ आ रही है ना बात आपको? और क्यूसी और केसी किसके ऊपर बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम पे। भाई आप देखें ना, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, क्यूसी निकाल सकते हैं। आप निकाले ही इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर केसी भी निकल आएगी और क्यूसी भी निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी भी देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ केसी भी हमने देख लिया। इसके बाद बहुत ही मजेदार टॉपिक आएगा हमारे पास, वो है ली चेटलियर प्रिंसिपल। वो किसका है, ली चेटलियर प्रिंसिपल के बारे में हम, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत इजी टॉपिक है, आगे बिल्कुल इजी टॉपिक है, हलवा टॉपिक। ठीक है, चले। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ली चेटलियर प्रिंसिपल के ऊपर होगा। सॉरी, ली चेटलियर प्रिंसिपल। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हम क्या करें, इफ वी स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये तो आपको पता है ना, ये शो किसको कर रहा है, कंसंट्रेशन को। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। इफ वी अप्लाई, इधर क्या लिखना है, अप्लाई, हम क्या दें, स्ट्रेस दें, किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को। इफ वी अप्लाई स्ट्रेस ऑन, किसके ऊपर, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, द रिएक्शन विल गो, द रिएक्शन विल गो, द रिएक्शन विल गो आइदर फॉरवर्ड, या तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, या बैकवर्ड जाएगा, और गो बैकवर्ड
टू अचीव क्या करेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा और इस स्ट्रेस को क्या करेगा, खत्म करेगा। टू एंड दी, इंग्लिश पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझे। टू एंड दी स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को क्या करेगा, ये जो कंसंट्रेशन में चेंज आए इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर को खत्म करने की कोशिश करेगा और प्रेशर को भी मीन्स के खत्म करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पर जाकर। मीन्स के ये जो चेंज है इसको क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास नंबर 1 जो है वो एग्जांपल क्या है कि अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन के अंदर चेंजिंग आए तब क्या होगा। देखें भाई, हमारे पास इधर एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्या है, H2 प्लस I2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2HI। भाई देखो, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट है H2 और I2, ठीक है। अगर मैं इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या करता हूं, बढ़ावा देता हूं, रिएक्टेंट में कौन कौन से आ गए भाई, H2 आ गया या I2, इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता हूं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। दूसरा, अगर मैं इधर 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 समझाता हूं आपको कि अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, H और I, HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ताकि ये जो स्ट्रेस आया है, कंसंट्रेशन बढ़ी है, इसको क्या कर दूं, मैं खत्म करके इक्विलिब्रियम पर लेकर आऊं। भाई ली चैडलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस में क्या कंसंट्रेशन हमने अप्लाई की, यहाँ तो रिएक्शन किधर गया है, फॉरवर्ड, यहाँ रिएक्शन किधर गया है, बैकवर्ड, क्या अचीव करने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए गया। इधर ना एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसके अंदर किसको, रिएक्टेंट को कम कर देता हूं, रिएक्टेंट को मैंने क्या किया, कम किया। रिएक्टेंट को, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, इनको कम किया तो प्रोडक्ट साइड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया, प्रोडक्ट साइड के ऊपर क्या हो गया, स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। इसको स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अब भी रिएक्शन क्या होगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, रिएक्टेंट नहीं, अगर मैं प्रोडक्ट को क्या कर दूं, कम कर दूं, प्रोडक्ट को कम कर दूंगा तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर भी रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। और दूसरा, दूसरे सिनेरियो के अंदर हमने क्या देखा कि हम प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और रिएक्शन किधर चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है। ऐसे ही देखा था ना हमने। इस सिनेरियो के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि आप ऐसे करें कि प्रोडक्ट को बढ़ाने के बजाय रिएक्टेंट को क्या कर दें, इधर कम कर दें। अगर आप रिएक्टेंट को कम करेंगे तो प्रोडक्ट साइड वैसे ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। आप सिंपल बस याद रख लें कि ये हमारे पास H2 प्लस I2 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2HI के अंदर। आप रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट साइड स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, फॉरवर्ड चला जाएगा रिएक्शन। और अगर आप प्रोडक्ट को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सा आप क्या कर लें, जहन के अंदर रख लें। और नीचे वाला अगर जहन के अंदर रख सकते हैं तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। मींस के जिधर स्ट्रेस बढ़ेगा रिएक्शन उधर से भागेगा, उधर से रिएक्शन क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा। इसके बाद दूसरे हमारे पास ये कंसंट्रेशन वाला इजी था, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर वाला, ठीक है। टेम्परेचर वाला थोड़ा सा टफ है, चले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
अब देखें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। भाई हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे हमारे पास होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए अंदर, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या होगा। भाई इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हीट एनर्जी इवोल्व होती है। भाई ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में, और साथ में क्या बनी है, हीट बनी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ती है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। सही है। अच्छा चले, अब देखें कि इधर होगा क्या। भाई अगर वो कहता है कि एक्सोथर्मिक के अंदर दोनों का मसला अलग है, टेम्परेचर का मसला अलग है। अगर एक्सोथर्मिक के अंदर वो कहता है कि मैं टेम्परेचर को अगर क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं। आप मुझे बताएं कि प्रोडक्ट साइड पहले ही हीट है, पहले ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस किधर बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट साइड बढ़ेगा या प्रोडक्ट साइड। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड पे हीट ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इधर स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से किधर चलना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट में। मींस के रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कम कर दूं, कम करने की कोशिश करूं, तब क्या होगा, टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया। भाई देखो प्रोडक्ट साइड पर टेम्परेचर था, इसको मैंने कम किया तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट साइड पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, भाई देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बिल्कुल उलट है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इधर हीट कौन सी साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर, इधर स्ट्रेस किधर बढ़ेगा, रिएक्टेंट साइड पर या प्रोडक्ट साइड पर। पहले ही रिएक्टेंट साइड पर हीट ज्यादा है, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, मींस के फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं, इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पर हीट थी, टेम्परेचर था, आपने कम कर दिया, प्रोडक्ट साइड पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, रिएक्शन किधर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही इजी। इसके बाद नंबर 3, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसके अंदर ना हमारे पास 3 केसेस होते हैं। एक नंबर 1 केस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, याद रख लें, सेम वॉल्यूम रिएक्शन, सेम वॉल्यूम रिएक्शन, ठीक है। और नंबर 2 जो होता है हमारे पास केस, वो याद रख लें आप, इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन, वॉल्यूम रिएक्शन। नंबर 3 केस जो होता है हमारे पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन, ठीक है। चले मैं आपको ना ये समझाता हूं, थोड़ा सा पेज को क्या कर लें हम, ठीक है। चलें, भाई सेम वॉल्यूम रिएक्शन के अंदर हमारे पास, मैं आपको मिसाल देता हूं, H2 प्लस I2, ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2HI। आप मुझे बताएं कि जितने मोल इधर हैं उतने ही मोल इधर हैं, मींस के वॉल्यूम जो है वो सेम है। 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है। इसके ऊपर प्रेशर को अगर मैं बढ़ा दूं या प्रेशर को मैं कम कर दूं, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। सेम वॉल्यूम रिएक्शन के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात हो गई, ये बात हो गई। बस इसको कंप्लीट करके अगला जो होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट वो बाद में करेंगे। इसको मैं थोड़ा समझा दूं आपको। भाई इसके अंदर ना क्या होगा, दूसरे केस के अंदर मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है ना, तो आपने ये वाला केस पढ़ा था ना, ओजोन जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, ऑक्सीजन में। 2O3 3O2 के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया 3O2 में। अच्छा, आप मुझे बताएं, इधर 2 मोल है, इधर 3 मोल है, मींस के इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है। इसके अंदर प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा और प्रेशर को कम करने से क्या होगा, मैं इधर समझाता हूं। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा ना, उसकी मदद से हम इसको समझेंगे। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, नंबर 1 केस। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
प्रेशर के इन नंबर 2 केस में। नंबर 1 केस में अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वॉल्यूम कम किस साइड हो रहा है, आप मुझे बताएं, वॉल्यूम कम फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है? भाई इधर 2 मोल है, इधर 3 मोल है। वॉल्यूम कम कौन सी साइड पर हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। प्रेशर को बढ़ाने से जो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो कौन सी साइड पर हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। तो नंबर 1 केस में अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो रिएक्शन किधर चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट और ठगी वाला जुगाड़ है, ये याद रख लेना आप। अच्छा, नंबर 2 केस में अगर मैं प्रेशर को कम करता हूं तो वॉल्यूम बढ़ता है। प्रेशर को मैं कम किया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सी साइड पर बढ़ रहा है, इधर 2 मोल, इधर 3 मोल। फॉरवर्ड साइड पर प्रेशर को कम करने से रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। ऐसे करके आपने इसको जहन में रखना है। नंबर 3, डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन। इसके अंदर आप याद रख लें हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2, ये किस में जा रहे हैं, 2NH3 के अंदर। इसके अंदर भी आपने 2 केस याद रख लेने हैं। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा। आप मुझे बताएं, प्रेशर को बढ़ाने से जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड? आप कहेंगे सर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो प्रेशर को बढ़ाने से इसके अंदर रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड। और प्रेशर को कम करता हूं, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम किस साइड पर बढ़ रहा है, बैकवर्ड। तो प्रेशर को कम करने से रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो ये हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है तो बाकी का लेक्चर हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं।